लेकिन सत्ता में सबसे पहले बात करते हैं अमेरिका और ईरान के बीच महायुद्ध वाली चिंगारी की। बम, मिसाइल, ड्रोन, फाइटर जेट वाले संकेत और संदेश हैं। सोचिए, एक तरफ अमेरिका और ईरान में दूसरे राउंड की शांति वार्ता वाली चर्चा हो रही है, दूसरी तरफ अमेरिका और ईरान अपने तेवर से सीज फायर नहीं बल्कि फायर और फायर वाले संदेश ही दे रहे हैं। इस पूरी कहानी को अपडेट और नई धमकियों से आइए डिकोड करते हैं। शुरुआत दो बड़ी खबरों से करते हैं। पहली खबर यह है कि सिर्फ 18 घंटे में ईरान ने हॉर्मुज स्ट्रेट पर फिर से ताला लगा दिया है। मतलब यह कि एक भी जहाज ईरान नहीं जाने देगा। मतलब यह कि ट्रंप ने जो दावा किया था कि ईरान उसका विरोध कर रहा है, वो भी पूरी शक्ति के साथ। दूसरी खबर सेकेंड राउंड की शांति वार्ता से जुड़ी हुई है, जिसमें शांति नहीं है, सिर्फ और सिर्फ बारूदी ज्वाला है। महायुद्ध वाले संकेत और शोले हैं, क्योंकि अमेरिका अपनी शर्तों पर अड़ा हुआ है। ईरान अपनी शर्तों से एक कदम भी पीछे हटने को तैयार नहीं है। कुल मिलाकर कहानी यही है कि ट्रंप एक के बाद एक सोशल मीडिया पोस्ट कर शांति कराना चाहते हैं, शांति का क्रेडिट लेने चले थे, लेकिन वो खुद गलत साबित हो रहे हैं, खुद कूटनीतिक रूप से फेल साबित हो रहे हैं, क्योंकि शांति वार्ता कराने वाले ट्रंप बम वर्षा वाले मोड में आ चुके हैं। अमेरिका और ईरान चोरी चोरी युद्ध वाली तैयारी कर रहे हैं। अमेरिका को एहसास हो रहा है कि ईरान को ट्रंप के वादों पर बिल्कुल ही भरोसा नहीं है। वहीं ईरान को भी अमेरिका पर भरोसा नहीं है। वो अंदर ही अंदर मिसाइल, ड्रोन और फाइटर जेट वाली तैयारी कर रहा है। तो इस शांति वार्ता का मतलब क्या है? क्या जो हाल पहले दौर की शांति वार्ता का हुआ, इस दौर में भी वही होगा? सवाल यह भी है कि आखिर शांति वार्ता में पेच कहां फंसा है? वो कौन से मुद्दे हैं जिस पर अमेरिका और ईरान दोनों अड़े हुए हैं? इसे आज हम डिकोड करेंगे। पहले ये जानिए कि कैसे शांति वार्ता राउंड 2 से पहले धमकियां दी जा रही हैं। अमेरिका की ओर से कहा जा रहा है कि ईरान के साथ सीज फायर आगे नहीं बढ़ाया जाएगा। मतलब 14 दिन का सीज फायर खत्म होगा, उसके बाद बम बरसेंगे। वहीं ईरान का भी अंदाज कुछ ऐसा ही है। ईरान ने कहा है कि जब तक हॉर्मुज स्ट्रेट में नाकाबंदी रहेगी, शांति वार्ता संभव ही नहीं है। ट्रंप ने धमकी दी है कि इस बार समझौता नहीं हुआ तो बमबारी करेंगे। ईरान का भी दावा है कि अमेरिकी युद्धपोत पर ईरानी मिसाइलें लॉक हैं। अमेरिका ने साफ साफ कहा है कि ईरान के पास कोई परमाणु हथियार नहीं होगा, जबकि ईरान का दावा है कि उसका यूरेनियम ईरानी मिट्टी जितना पवित्र है। ट्रंप ये घोषणा कर चुके हैं कि वो ईरान से हर हाल में यूरेनियम लेंगे। ईरान का जवाब है, संवर्धित यूरेनियम कहीं ट्रांसफर नहीं होगा। सोचिए, ऐसी धमकियों के बीच क्या शांति संभव है? आपको एक और अपडेट दे दें। थोड़ी देर पहले ईरान के नए सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामेनेई ने भी ट्रंप के लिए संदेश भेजे हैं। उन्होंने ये कहा है कि ईरान लक्ष्य हासिल करने के लिए ठोस कदम उठाएगा। ईरान दुश्मनों को कड़वी हार का स्वाद चखाने को तैयार है। ईरान अपनी जमीन, पानी और झंडे की रक्षा कर रहा है। ट्रंप की शांति वार्ता में धमकी राउंड के साथ साथ ईरान की कूटनीतिक स्ट्राइक भी है। कैसे ट्रंप की शांति वार्ता पर ईरान ने स्ट्राइक की है, आप जानिए। ईरान ने कहा है कि अमेरिका से दूसरे दौर की बातचीत नहीं होगी। अमेरिका से वार्ता के लिए ईरान तैयार नहीं है। जब तक हॉर्मुज स्ट्रेट में नाकाबंदी जारी रहेगी, बातचीत का प्रश्न ही नहीं है। नाकाबंदी हटने के बाद ही वार्ता संभव है। इसके अलावा ईरान की ओर से यह कहा गया है कि अमेरिका की ज्यादा मांग भी एक वजह है। अमेरिका की मांगे कम होने पर ही बातचीत मुमकिन है। तो इसके मायने यही हैं कि ईरान को अमेरिका पर भरोसा नहीं है। सीज फायर का एक्सटेंडेड होना मुश्किल है। इसे ईरान की युद्ध वाली तैयारियों से भी आप समझ सकते हैं। पिछले कुछ घंटों में ईरान ने 2 संकेत दिए हैं। पहला संकेत यह है कि ईरान ने अपनी ड्रोन शक्ति दिखाई है। वार्ता से पहले ईरान ने प्रोपेगेंडा वॉर करते हुए IRGC के ड्रोन का वीडियो जारी किया। वीडियो में भूमिगत सुरंग में ईरानी अटैक ड्रोन दिखाई दिए। दूसरा संकेत है कि ईरान की जंगी तैयारी क्या है। शांति वार्ता से पहले ईरानी एयरफोर्स की ओर से वॉर ड्रिल की गई है। तेहरान के एयर स्पेस में फाइटर जेट उड़ाए गए हैं। ईरान ने अपनी हवाई ताकत का परीक्षण किया है। खबर तो यह भी है कि ईरान अपने तबाह मिसाइल लॉन्चर को ठीक कर रहा है। दावा है कि IRGC अपनी सैन्य यूनिट एक बार फिर तैयार कर रहा है। तो सवाल यह है कि क्या फिर से अमेरिका और ईरान में युद्ध शुरू होने वाला है? इसे आपको हम ईरान की ओर से दी गई 2 धमकियों से समझाते हैं। दूसरे दौर की बातचीत से पहले ईरान ने बड़ा ऐलान किया है। यह कहा गया है कि युद्ध के लिए हर वक्त ईरानी फोर्स तैयार है। किसी भी आक्रामकता का मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। अमेरिका और इजराइल की हर साजिश नाकाम होगी, ये IRGC की ओर से कहा गया है। ईरानी आर्मी चीफ अमीर हतामी ने यह धमकी दी है।
ये भी कहा है कि दुश्मन 40 दिन की जंग का नतीजा देख ले। दूसरी धमकी ईरानी गार्जियन काउंसिल के सदस्य अयातुल्ला खातमी ने दी है। ये कहा है कि ईरान पर हमलों से कुछ हासिल नहीं कर पाएगा अमेरिका। ईरान को अमेरिका पर कभी भी भरोसा नहीं करना चाहिए। ट्रंप जितना झूठ बोलने वाला कोई नहीं है। ट्रंप जो जंग से नहीं मिला वो बातचीत की मेज से हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं। अमेरिका और ईरान के बीच लड़ाई की बड़ी वजह यूरेनियम है। ईरान का साफ साफ कहना है कि वो यूरेनियम संवर्धन नहीं रोकेगा। ईरान यूरेनियम पर कोई समझौता नहीं करेगा। ईरानी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बागई ने इसकी घोषणा कर दी है। सिर्फ 20 सेकंड में समझिए कैसे अमेरिका और ईरान के बीच यूरेनियम वाली चिंगारी है। ट्रंप का दावा है कि वो ईरान से यूरेनियम ले आएंगे। ईरान का जवाब है कि कानून के तहत यूरेनियम संवर्धन वो कर रहा है, इससे समझौता नहीं होगा। ट्रंप का कहना है कि अमेरिका ईरान में मशीनों के साथ जाकर यूरेनियम ले आएगा। ईरान का जवाब है कि यूरेनियम संवर्धन संप्रभुता का मुद्दा है। अमेरिका बार बार कहता रहा है कि ईरान को परमाणु बम नहीं बनाने देंगे, जबकि ईरान का दावा है कि उसका इरादा परमाणु बम बनाने का नहीं है। शांति वार्ता से पहले ईरानी यूरेनियम पर एक बड़ी खबर यह है कि ईरान का यूरेनियम पिकेक्स माउंटेन में छिपा हो सकता है। ट्रंप के से पिकेक्स माउंटेन पर हमले की अपील की गई है। स्पेशल फोर्स भेजकर ऑपरेशन की अपील की जा रही है। एक रिपोर्ट में दावा किया गया है कि पिकेक्स एटमी साइट पर सैटेलाइट इमेजरी वाली कहानी क्या है, आइए वो आप भी जान लीजिए। टनल एंट्रेंस पर नया कंक्रीट है, मजबूत सुरक्षा दीवारें हैं, मिट्टी डालने का काम दिखा है। फरवरी 2026 तक एक्टिव रहा है ये। हमलों के बाद निर्माण तेज हुआ है, ये दावा भी किया गया है। बड़ी बात यह है कि इस यूरेनियम को निष्क्रिय करना असंभव है। बड़ी बात यह भी है कि पिकेक्स साइट ईरान का अभेद्य एटमी किला है। यह सबसे सुरक्षित न्यूक्लियर साइट है। जाग्रोस के पहाड़ों में सीक्रेट एटमी साइट मौजूद है। पहाड़ों में 300 फीट नीचे एटमी साइट है। 400 किलो से ज्यादा यूरेनियम छिपाने का दावा किया गया है। मोसाद भी इस सीक्रेट एटमी साइट को नहीं खोज पाया है। अमेरिका को भी पिकेक्स साइट की भनक नहीं है। पिकेक्स साइट पर बंकर बस्टर बॉम्ब भी नाकाम होता है। आपको बता दें कि अमेरिका के हमले में ईरान की नतांज, फोर्दो, इस्फहान न्यूक्लियर साइट तबाह हो चुकी है। अमेरिकी हमलों से पिकेक्स माउंटेन सुरक्षित है। पिकेक्स माउंटेन में ऑपरेशन नामुमकिन है। आज हमने अपने न्यूज मित्रों के लिए यूरेनियम पर अतिरिक्त ज्ञान वाली कुंजी भी तैयार की है। असल में यूरेनियम ऐसा पदार्थ होता है जिससे बिजली भी बन सकती है और परमाणु बम भी बन सकता है। बस फर्क एनरिच करने यानी उसे शुद्ध करने और प्रयोग के लायक बनाने का है। प्राकृतिक यूरेनियम में काम का हिस्सा बहुत कम होता है, इसलिए उसे मशीनों से एक प्रक्रिया के तहत शुद्ध किया जाता है और इस पूरे प्रोसेस को ही यूरेनियम एनरिचमेंट कहा जाता है। अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी IAEA का मानना है कि ईरान के पास अभी मौजूदा वक्त में 5 से 6 टन के बीच एनरिच्ड यूरेनियम मौजूद है। हालांकि ये अब भी परमाणु हथियार बनाने के लिए पर्याप्त नहीं है। अगर यूरेनियम को 3 से 5% तक एनरिच्ड किया जाता है तो इसका इस्तेमाल बिजली बनाने वाले न्यूक्लियर पावर प्लांट में होता है। 60% तक एनरिच्ड यूरेनियम बहुत ज्यादा शुद्ध होता है। हालांकि अब भी वो एटमी हथियार बनाने के लिए प्रयोग नहीं हो सकता। अगर ये एनरिचमेंट 90% तक कर लिया जाए तो इससे परमाणु हथियार बनाए जा सकते हैं और अमेरिका और इजराइल ये नहीं चाहते कि ईरान किसी भी स्थिति में परमाणु हथियार बना पाए। ईरान और अमेरिका की तरफ से एक दूसरे को जिस तरह की धमकियां दी जा रही हैं, उसके बाद ये सवाल है कि दूसरे राउंड की शांति वार्ता का अब क्या होगा। क्या ये शांति वार्ता अब नहीं होगी या फिर ईरान अमेरिका दोनों के अड़ियल रुख से समंदर में बारूद का बवंडर उठेगा? क्योंकि समंदर में एक तरफ नाकाबंदी कर रहे US वॉरशिप हैं तो दूसरी तरफ हॉर्मुज स्ट्रेट पर फिर से ईरान की तालाबंदी है। इस वजह से हॉर्मुज के आसपास एक बार फिर से तनाव है। ईरान ने 20 जहाजों को वापस लौटाया है। हॉर्मुज बंद करने के बाद ईरानी नेवी की तरफ से चेतावनी जारी की जा रही है। कमर्शियल जहाजों को रेडियो संदेश भेजे गए हैं कि वो हॉर्मुज स्ट्रेट से गुजरने की कोशिश ना करें। खबर है कि ईरान के आदेश के बाद अब अमेरिकी युद्धपोत भी हॉर्मुज स्ट्रेट के आसपास जाने से बच रहे हैं। उन्हें ड्रोन और मिसाइल हमलों का डर है, इसीलिए ओमान और अरब सागर से ही निगरानी की जा रही है। यानी कुल मिलाकर जिस बात का डर था वही हुआ है। अमेरिका ईरान में युद्ध वाला तनाव एक बार फिर से बढ़ गया है। तो ईरान ने हॉर्मुज को एक बार फिर से क्यों बंद किया, सबसे पहले ये अपडेट आपको दे देते हैं।
ईरान में केंद्रीय सैन्य कमान है, उस कमान ने ही आज हॉर्मूज को फिर से बंद करने की घोषणा की है। ये कहा है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज पर हमारा पूरा कंट्रोल है और अब दोबारा से वहां सख्त प्रबंधन किया जाएगा। सैन्य कमान की ओर से यह बयान ईरान के सरकारी टेलीविजन पर जारी किया गया, जिसमें कहा गया कि वॉशिंगटन ने ईरान के बंदरगाहों से आने जाने वाले जहाजों की नौसैनिक नाकाबंदी जारी रखकर अपना वादा तोड़ा है। जब तक अमेरिका ईरान आने वाले सभी जहाजों के लिए आवाजाही बहाल नहीं कर देता, तब तक ईरान हॉर्मूज को नहीं खोलेगा। ईरानी सैन्य कमान के अलावा ईरानी विदेश मंत्रालय ने भी हॉर्मूज बंद होने को लेकर बयान जारी किया। विदेश मंत्रालय ने कहा कि हम जानते हैं अमेरिका हमला करेगा, लेकिन हम दुश्मन जहाजों को हॉर्मूज इस्तेमाल नहीं करने देंगे। ईरान ने हॉर्मूज को बंद करने की घोषणा के साथ ही वहां एक्शन दिखाना भी शुरू कर दिया है। हॉर्मूज लॉक होने के साथ ही वहां गोलियां चलने की आवाजें सुनाई देने लगी हैं। हॉर्मूज से गुजरने वाले जहाजों की सख्त निगरानी की जा रही है। इसी दौरान IRGC ने तेल टैंकर पर फायरिंग की है। एक तेल टैंकर और एक शिप पर फायरिंग की खबर भी सामने आई है। सख्त तेवर अमेरिका की तरफ से भी दिखाए गए हैं। US सेंट्रल कमांड की तरफ से हॉर्मूज स्ट्रेट के ऊपर गश्त कर रहे अपाचे हेलीकॉप्टर्स की तस्वीर पोस्ट की गई है, जिसमें लिखा गया है, अमेरिकी सेना के जवान इस इलाके में अपनी मौजूदगी दिखाकर समुद्री आवाजाही को सुनिश्चित करने की कोशिश में हैं। एक दूसरी पोस्ट में USS कैनबरा की तस्वीर पोस्ट की गई है, जिसमें लिखा गया है, USS कैनबरा अमेरिकी नाकाबंदी के लिए अरब सागर में गश्त कर रहा है। जब से नाकाबंदी शुरू हुई है, 23 जहाज वापस लौट आए गए हैं। अमेरिकी सैनिक ईरानी बंदरगाहों में प्रवेश करने या बाहर निकलने वाले जहाजों पर नाकाबंदी लागू कर रहे हैं। ये साफ साफ संकेत है, अगर अगले कुछ घंटों में हॉर्मूज पर कोई फैसला नहीं हुआ तो एक बार फिर युद्ध का नया फेज शुरू हो सकता है। असल में कल ही ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने एक्स पर पोस्ट करके ये जानकारी दी थी कि लेबनान में हुए सीज फायर के बाद ईरान स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को पूरी तरह से खोल रहा है। उस वक्त लगा कि अब हॉर्मूज को लेकर सहमति बन गई है, लेकिन कुछ घंटों के बाद पूरा मामला बदल गया। इसके पीछे IRGC की अहम भूमिका बताई जा रही है। अमेरिकी नाकाबंदी जारी रहने के बीच हॉर्मूज स्ट्रेट खोलने का फैसला IRGC को पसंद नहीं आया। ईरान इंटरनेशनल की खबर के मुताबिक IRGC ने विदेश मंत्री अरागची की सोशल मीडिया पोस्ट पर भी नाराजगी जताई। वैसे तो अरागची की इस पोस्ट का मकसद ये दिखाना था कि ईरान तनाव कम करना चाहता है, लेकिन IRGC ने विदेश मंत्री की इस पोस्ट को अपनी हार की तरह देखा। IRGC को लगता है कि इस पोस्ट ने ट्रंप को ये कहने का मौका दे दिया कि उनके दबाव की वजह से ईरान झुक गया है। IRGC का तर्क है कि ईरान ने हॉर्मूज को ट्रंप के डर से नहीं बल्कि अपनी मर्जी से मैनेज किया था, लेकिन अरागची के बयान ने इसे कमजोरी जैसा दिखा दिया। इसलिए IRGC ने इस सोशल मीडिया पोस्ट को पूरी तरह से गलत और अधूरा माना, जिसके बाद IRGC ने स्पष्ट किया कि समुद्री रास्तों पर क्या होगा। इसका फैसला विदेश मंत्रालय नहीं बल्कि आर्म्ड फोर्सेस करेंगी। रिपोर्ट के मुताबिक अब IRGC ने कड़े निर्देश दिए हैं कि भविष्य में कोई भी सिविलियन ऑफिशियल सुरक्षा और रणनीतिक मामलों पर इस तरह की सार्वजनिक घोषणा नहीं करेगा। इसी का नतीजा है कि अब IRGC और ईरानी सरकार दोनों ही हॉर्मूज स्ट्रेट पर एक जैसा सख्त रुख अपनाए हुए दिख रहे हैं। हॉर्मूज स्ट्रेट बंद होने के बाद अब एक बार फिर अरब सागर में हलचल है। रिपोर्ट के मुताबिक वॉर फ्रंट पर करीब 25 दिनों के बाद USS जेराल्ड फोर्ड की वापसी हुई है। रेड सी में USS जेराल्ड फोर्ड स्ट्राइक ग्रुप की तैनाती की गई है। USS जेराल्ड के बेड़े में USS महान और USS विंस्टन चर्चिल जैसे डिस्ट्रॉयर हैं। ईरान की घेराबंदी के दौरान आग लगने के बाद USS जेराल्ड फोर्ड वॉर फ्रंट से दूर लौट गया था। उसे भूमध्य सागर में नेटो बेस भेजा गया था, लेकिन अब 5000 मरीन्स के साथ ये एयरक्राफ्ट कैरियर एक बार फिर से वॉर जोन के बहुत करीब है। पिछले 24 घंटे में जिस तरह से पश्चिमी एशिया में हालात बदले हैं, उससे सबसे ज्यादा नुकसान अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को हो रहा है। डोनाल्ड ट्रंप कल जिस तरह के बड़े बड़े दावे कर रहे थे, आज ईरान ने उन सब दावों की हवा निकाल दी। वैसे तो ट्रंप के लिए ये कोई नई बात नहीं है। जब से ईरान इजराइल अमेरिका का युद्ध शुरू हुआ है, तब से ट्रंप झूठ की कई मिसाइलें चला चुके हैं। वो सुबह को कुछ और बयान देते हैं और शाम को कुछ और कहते हैं। पहले कहते हैं अमेरिका ने युद्ध जीत लिया और अगले दिन दूसरे देशों से मदद मांगने लगते हैं। अब ट्रंप ने एक ऐसा बयान दिया है जिस पर ईरान ने स्ट्राइक कर दी है। ट्रंप ने बातचीत के दौरान ईरान के यूरेनियम पर जितना बड़ा दावा किया, अब उस दावे को उतना ही बड़ा झूठ बताया जा रहा है। युद्ध से लेकर सीज फायर तक ट्रंप और पूरी दुनिया का ध्यान
दो बातों पर रहा, एक हॉर्मुज स्ट्रेट और दूसरा ईरानी यूरेनियम। ट्रंप ने इन दोनों को लेकर ही बड़े बड़े दावे किए। ये कहा कि ईरान ने यूरेनियम पर सरेंडर कर दिया, हॉर्मुज पर भी हार मान ली। लेकिन अब ईरानी संसद के स्पीकर मोहम्मद बाकर कलिबाफ ने ट्रंप को झूठा बताया है। उन्होंने सोशल मीडिया पोस्ट लिखकर कहा, ट्रंप ने 1 घंटे में 7 झूठे दावे किए हैं, लेकिन कोई भी युद्ध झूठ से नहीं जीता जा सकता है और ना ही झूठ के दम पर किसी वार्ता में सफलता मिलती है। उन्होंने ट्रंप का एक झूठ बताया। ये कहा कि अगर नाकाबंदी रही तो हॉर्मुज नहीं खोलेंगे। ट्रंप के फ्री हॉर्मुज के दावे को गलत बताते हुए कहा कि किस शिप को जाने देना है ये ईरान तय करेगा। कालिबाफ ने ट्रंप पर कटाक्ष करते हुए कहा कि रणनीति सोशल मीडिया पर तय नहीं होती, इसीलिए ट्रंप के इस प्रोपेगेंडा वॉर का ईरान पर कोई असर नहीं होगा। ट्रंप कब क्या दावा करेंगे ये समझ पाना बहुत मुश्किल है। वो जो कह रहे हैं उसका आधार क्या है ये समझना तो और भी मुश्किल है। अब ट्रंप के वो झूठ भी आप जान लीजिए जो ट्रेंड कर रहे हैं। ट्रंप ने कहा ईरान न्यूक्लियर डस्ट वापस करने पर सहमत है, लेकिन ईरान ने ट्रंप के इस दावे को गलत बताया। इसके अलावा ट्रंप ने यह कहा कि ईरान अनिश्चित काल के लिए अपना परमाणु कार्यक्रम रोक रहा है। ईरानी विदेश मंत्रालय ने जवाब दिया कि परमाणु संवर्धन अधिकार के साथ समझौता नहीं किया जाएगा। ट्रंप ने एक झूठ हॉर्मुज स्ट्रेट खुलने को लेकर भी बोला, लेकिन आज ईरान ने यह साफ कर दिया कि अमेरिका नाकाबंदी जारी रखेगा तो हॉर्मुज स्ट्रेट भी बंद रहेगा। ट्रंप ने ईरानी मिसाइल प्रोग्राम को लेकर भी बयान दिया, जिसको लेकर ईरान ने कहा कि मिसाइल प्रोग्राम पर बातचीत ही नहीं हुई है। ट्रंप ने दावा किया कि अमेरिका पूरी तरह युद्ध जीत चुका है, तो ईरान ने कहा कि अमेरिका युद्ध नहीं जीत पाया, इसलिए समझौता कर रहा है। ट्रंप का दावा था ईरान ने सीज फायर के लिए अपील की थी। ईरान ने ट्रंप के इस दावे को भी गलत बताया। ट्रंप ने कल कहा कि ईरान ने शर्तें मान ली हैं, अब अगली बातचीत में स्थायी सीज फायर पर बात होगी। वहीं आज ईरान ने नाकाबंदी जारी रहने तक अगली बातचीत में शामिल होने से मना कर दिया। इसके बाद ट्रंप का वो दावा भी झूठा साबित होता दिखा जिसमें उन्होंने कहा था कि समझौता होने वाला है और इसके लिए वो खुद इस्लामाबाद जाएंगे। जब दूसरे राउंड की वार्ता होना तय ही नहीं है तो ट्रंप किस समझौते और यात्रा की बात कर रहे थे, ये समझ से परे है। आज हमने अपने न्यूज़ मित्रों के लिए ट्रंप के झूठ का कैलेंडर भी बनाया है। असल में ट्रंप के बयान और हकीकत दोनों अलग रास्ते पर हैं। जब ये युद्ध शुरू हुआ, ट्रंप की कथनी और करनी में कैसे बड़ा फर्क दिखा वो भी आपको आइए दिखाते हैं, जिसे देखकर आपको ये समझ आएगा कि ट्रंप झूठे दावे करने के लिए ओवरटाइम कर रहे हैं। जैसे 2 मार्च को ट्रंप ने कहा ईरान के खिलाफ ऑपरेशन सफल रहा, जबकि थोड़ी ही देर बाद बोले अमेरिका जंग में अपनी जीत जल्द सुनिश्चित करेगा। 9 मार्च को ट्रंप ने कहा युद्ध बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा, जबकि अगले बयान में कहा कि अमेरिका जंग जीत चुका है। इसके बाद 11 मार्च को ट्रंप ने बयान दिया युद्ध पहले घंटे में ही खत्म हो गया था, जबकि बाद में ये कहा कि अमेरिका जब चाहे युद्ध खत्म कर सकता है। 12 मार्च को ट्रंप ने अलग अलग दावे किए। पहले कहा हम युद्ध के आखिरी स्टेज पर हैं, जबकि बाद में उन्होंने कहा कि जब युद्ध खत्म होगा तो हड्डियों में महसूस होगा। इसी तरह 23 मार्च को ट्रंप बोले ईरान से बात जारी है और नहीं माना तो बमबारी करेंगे, लेकिन अगला बयान दिया हमने इस युद्ध को जीत लिया है। फिर 26 मार्च को ट्रंप ने कहा ईरान हार गया है और अब वो वापसी नहीं कर सकता, लेकिन 4 दिन बाद ट्रंप ने बयान दिया ईरान हॉर्मुज खोले वरना सब खत्म कर देंगे। हमने उनके दावों की पूरी टाइमलाइन आपको इसलिए बताई जिससे आप ट्रंप के दावे करने का तरीका समझ सकें और ये जाने कि ट्रंप के बयानों में सच कब और हवाइयां ज्यादा कब होती हैं। वैश्विक कूटनीति से खबरों की स्टीयरिंग को देसी राजनीतिक खबरों की तरफ मोड़ते हैं। आइए, जहां महिला आरक्षण से जुड़े संविधान संशोधन बिल 2026 के गिरने की काफी चर्चा है, जिस पर आज बीजेपी और कांग्रेस दोनों ने एक दूसरे पर काउंटर अटैक कर दिया है। कांग्रेस की तरफ से कमान प्रियंका गांधी ने संभाली तो बीजेपी की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस करने पूर्व केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी और रविशंकर प्रसाद आए। दोनों तरफ के आरोपों, तर्कों और तथ्यों पर हमने सत्ता की एक कुंजी तैयार की है। लेकिन शुरुआत करते हैं एक बहुत प्रतीक्षित संबोधन की खबर के साथ, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करने वाले हैं अब से कुछ देर बाद रात 8:30 बजे। कल लोकसभा में महिला आरक्षण से जुड़े संविधान संशोधन बिल 2026 के गिरने के बाद आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रात 8:30 बजे देश को संबोधित करेंगे। पीएम ने कहा है कि वो अपना गुस्सा व्यक्त करना चाहते हैं और 8:30 बजे विस्तार से चर्चा करेंगे। उन्होंने ये भी कहा कि लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई बल्कि ये जारी है।
बीजेपी नेता स्मृति ईरानी से सुनिए कि पीएम मोदी क्या क्या कह सकते हैं। जब ये बिल गिर चुका है तो आपको इसका फ्यूचर अब कैसा लगता है और क्या बीजेपी इस मुद्दे को लेकर मुहिम चलाएगी, पूरे जन जन तक जाएगी? इसका राजनीतिक और संवैधानिक फ्यूचर क्या है, निश्चित रूप से प्रधानमंत्री जी इस पर अपना दृष्टिकोण राष्ट्र के सम्मुख आज रात प्रस्तुत करेंगे। देश की पूरी जनता ने कल सदन में क्या हुआ ये देखा है, तो ये सिर्फ औरतों का विषय नहीं है, ये युवाओं का विषय है, ये हर संवेदनशील पुरुष का विषय भी है। और कांग्रेस ने धोखा इन तीनों श्रेणियों के साथ किया है। तो देखते हैं कि पीएम मोदी के संबोधन में क्या क्या होता है। इधर सूत्रों के मुताबिक आज सुबह पीएम मोदी ने कैबिनेट की बैठक में विपक्ष के रवैये पर निराशा जताई। पीएम मोदी ने कहा कि महिला आरक्षण विधेयक का समर्थन करने से विपक्ष का इनकार एक बड़ी राजनीतिक गलती है और इसके गंभीर परिणाम उन्हें भविष्य में भुगतने पड़ेंगे। विपक्षी दलों को इस फैसले पर जिंदगी भर पछताना पड़ेगा और आने वाले समय में इसकी कीमत चुकानी होगी। पीएम मोदी ने यह भी कहा कि विपक्ष अब इस गलती को छिपाने के लिए बहाने बना रहा है। इधर कांग्रेस और बीजेपी ने एक दूसरे पर काउंटर अटैक लॉन्च कर दिया। कांग्रेस की तरफ से प्रियंका गांधी ने कहा कि कल लोकसभा में जो हुआ वो लोकतंत्र की बहुत बड़ी जीत है। बीजेपी की तरफ से स्मृति ईरानी ने उनका जवाब दिया और ये कहा कि कांग्रेस पार्टी ने इस बात का जश्न मनाया कि देश की महिलाओं का अधिकार कैसे छीना गया। प्रियंका ने यह भी कहा कि सरकार परिसीमन और महिला आरक्षण के जरिए सत्ता में बने रहने की साजिश कर रही थी। स्मृति ने जवाब दिया कि कांग्रेस को इस देश की संवैधानिक व्यवस्थाओं पर, संसद पर और देश की महिलाओं पर कोई भरोसा नहीं है। प्रियंका ने आरोप लगाया कि सत्ता पक्ष हमें महिला विरोधी कहकर मसीहा नहीं बन सकता। स्मृति ने जवाब दिया कि बीजेपी में किसी ने मसीहा बनने की कोशिश नहीं की है। प्रियंका गांधी ने यह भी कहा कि वो बहुत खुश हैं कि लोकसभा में सीटें बढ़ाने के लिए लाया गया बिल गिर गया। इस पर बीजेपी सांसद रविशंकर प्रसाद ने कहा कि कांग्रेस का क्रूर चेहरा सामने आया है, ये दर्द हर महिला याद रखेगी। सभा के उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों के कम से कम 2/3 बहुमत द्वारा पारित नहीं हुआ। जो सरकार की साजिश थी संघीय ढांचे को बदलने की, लोकतंत्र को कमजोर करने की, उसको हराया गया। ये संविधान की जीत थी, देश की जीत थी और विपक्ष की एकता की जीत थी। कांग्रेस पार्टी इठिलाई, मुस्कुराई, उसने मेज थपथपाई। इस बात का उन्होंने राजनीतिक जश्न मनाया कि उन्होंने देश की साधारण महिला के राजनीतिक आकांक्षाओं को कुचला। पूरी साजिश जो रची गई षड्यंत्र की तरह कि किसी न किसी तरह से हमें सत्ता में रहना है। उन्होंने सोचा चलो पारित हो जाएगा तो जीत, पारित नहीं होगा तो हम हर नेता के सामने बाकी पार्टियों को महिला विरोधी कहकर महिलाओं के मसीहा बन जाएंगे। ये उस सामंतवादी सोच की निशानी है जिन्हें लगता है कि लोकतंत्र में अगर किसी भी नागरिक को उसका संवैधानिक अधिकार दिलाया जाए तो वो संवैधानिक अधिकार सुनिश्चित करने वाला कोई मसीहा ही है। 2023 में जो सर्वसहमति से जो विधेयक पास हुआ था, पारित हुआ था, उसको लाइए, महिलाओं को हक दीजिए, अभी दीजिए। क्या कहा उन्होंने अपनी प्रेस में कि महिला का इस्तेमाल करना चाहते हैं? क्या देश की नारी इस्तेमाल का विषय है? कोई भी लोकसभा या विधानसभा की सीटों का पुनर्गठन बिना परिसीमन के नहीं हो सकता। कल विपक्ष में जिस नेता ने खिलखिला के मेज थपथपाई है, इस देश की औरतें उनको याद रखेंगे। तो जिस ने कल उनकी आकांक्षाओं को रौंदा है, एक एक महिला इस देश की, चाहे वो वोटर हो या अभी भी स्कूल में या कॉलेज में पढ़ने वाली ऐसी बेटी हो जो एक सपना देखती है अपने लिए, वो सब याद रखा जाएगा। तो कांग्रेस की क्या मंशा है? गांधी परिवार चाहता है उनकी बहू बेटियों के पास ही रहे सारी की सारी सत्ता, इस देश की साधारण औरत के पास कभी सत्ता ना आए।
TV9 भारतवर्ष ने प्रियंका गांधी से ये पूछा कि क्या वो चाहती हैं कि लोकसभा और राज्यसभा की सीटें ना बढ़ें या वो सीट बढ़ाने के पक्ष में हैं। सुनिए इस पर प्रियंका गांधी ने क्या जवाब दिया। प्रियंका जी, जिस तरीके से 1971 में इंदिरा गांधी जी ने सोचा था कि दक्षिण भारत उत्तर भारत में डिवाइड ना हो, इसलिए सीटें उन्होंने उतनी ही रखी। इवन 2001 में अटल बिहारी वाजपेयी ने भी यही सोचा कि दक्षिण भारत उत्तर भारत के बीच में डिवाइड ना हो, उन्होंने भी फ्रीज रखा। तो क्या आप सरकार से डिमांड करेंगे कि सीटें वो 543 ही रखे, आगे ना बढ़ाए, जैसा कि इंदिरा जी ने और अटल जी ने कहा? देखिए, जैसे इंदिरा जी और अटल जी ने कहा और किया, उस पे फ्रीज की वजह थी। हम ये सिंपल बात कह रहे हैं कि ये जो आप प्रोपोर्शन को बदलना चाहते हैं, ये जो आप कुछ प्रदेशों को का वज़न बढ़ाना चाहते हैं, दक्षिण के प्रदेशों को का वज़न इन्होंने कम किया, तो देश में बहुत ज़्यादा संकट पैदा करेंगे। तो इससे हम सहमत नहीं हो सकते। दक्षिण भारत के लोगों को सावधान करना चाहता हूं। कांग्रेस पार्टी का यह तर्क जो है कि 543 में ही 33% कर दीजिए, तो पॉपुलेशन तो उनकी कम है उत्तर भारत की तुलना में। तो 543 में अगर पॉपुलेशन के बिना पर रीएडजस्टमेंट होगा तो उनकी सीटें कम हो जाएंगी। दोनों दलों में मामला सिर्फ आधिकारिक प्रेस कॉन्फ्रेंस तक ही सीमित नहीं रहा। बीजेपी के कई नेताओं ने अलग अलग जगह पर मीडिया से बात की और महिला आरक्षण लागू नहीं होने के लिए कांग्रेस को जिम्मेदार ठहराया। कांग्रेस की तरफ से इसका भरपूर जवाब भी आया। बीजेपी ने दिल्ली में राहुल गांधी के घर के बाहर प्रदर्शन और नारेबाजी की। देश के कई हिस्सों में महिला आरक्षण के समर्थन में बीजेपी ने ऐसे प्रदर्शन किए। हम दुखी इसलिए है कि ये नुकसान देश के महिलाओं को हुआ है। ये देश के ऊपर में बहुत बड़ा आघात कांग्रेस पार्टी और कुछ दलों ने पहुंचाया है। कांग्रेस पार्टी के ऊपर भी ये काला दाग, महिला विरोधी का जो दाग चिपक गया है, ये कभी खत्म होने वाला नहीं है। और महिलाओं को अधिकार नहीं दे करके सेलिब्रेशन करना, ये तो घोर पाप है। फूटे बच चुका है, यानी सत्ता में आज का वक्त खत्म हो गया है। कल शाम 7 बजे आपसे एक बार फिर मुलाकात होगी। तब तक सभी न्यूज़ मित्रों से मेरी गुजारिश है कि वो सत्ता की न्यूज़ रील्स को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और फिलहाल मुझे दें इजाज़त।